मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था? आइसोमेरिज्म मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ओके, तो टुडे लेक्चर वी डिस्कस बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। क्या डिस्कस करेंगे? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहाँ पे एग्जाम में टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई और नीट में। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कोई मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लिया, ये क्या लिया हमने? मेटल कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लिया मैंने, यहाँ पे Fe मेटल लिया सपोज, और एक कार्बोनिल एज अ लिगेंड लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटल कार्बोनिल। अगर मेटल और कार्बन बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे? मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। गॉट इट? अगर मेटल और कार्बन बॉन्ड है तो इट इज नोन एज मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो इसमें देखो मेटल और कार्बन की क्या बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको? मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। चलो, अब कार्बोनिल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कार्बोनिल में देखो CO की मैं जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे CO मॉलिक्यूल्स में क्या अपने पास 2 बॉन्ड है। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो एक क्या रहेगा? लॉन पेयर रहेगा, 2 बॉन्ड रहेंगे। ओके, अब जो ऑक्सीजन है अपने पास, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ये क्या कर देगा? यहाँ पे आपको ऑक्टेट दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट क्या भी इनकम्प्लीट है। तो कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बना रहा है। तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, इधर क्या है? 2p2 है। तो अपन देखेंगे 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 2p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब इसको 2 बॉन्ड बनाना है तो ये 2 बॉन्ड बना लेगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। और ये क्या एज अ लोन पेयर रहेंगे, ये अपने पास क्या रहेंगे? 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स है एज अ लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड बना दिया और एक क्या रहेगा? ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, इसको px नाम दे दिया। इधर क्या दिया? py, इसको क्या नाम दे दिया? pz ऑर्बिटल नाम दे दिया। ओके, तो अपन देखेंगे कार्बोनिल में हमेशा कार्बन के पास क्या रहेगा? 1 वैकेंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। तो इसके पास क्या रहेगा? 1 ऑर्बिटल विल बी वैकेंट। तो 1 ऑर्बिटल विल बी वैकेंट, तो इसको कहा जाता है वैकेंट ऑर्बिटल। गॉट इट? तो 1 ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट मिलेगा कार्बन के पास ऑलवेज। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वैकेंट ऑर्बिटल को। तो दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इट इज वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। चलो, अब अपन देखेंगे जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, लॉन पेयर तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये अपना लॉन पेयर मेटल आयंस के पास एज अ सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। देखो, अगर मैं Fe की बात कर रहा हूँ तो Fe का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? Fe के लिए देखो, Fe का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है 3d6, इधर क्या आ जाएगा? 4s2। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को D में ट्रांसफर कर देगा। गॉट इट? अपन ने VBT में पढ़ा है कि जो S सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? D सबसेल में। तो S के इलेक्ट्रॉन D में जब ट्रांसफर होंगे तो D में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और 4s में क्या होगा? 0। दैट मीन्स यहाँ पे D सबसेल में जो अपने पास है 1 2 1 2 1 2 और क्या आ जाएगा? 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो D सबसेल विल बी वैकेंट, तो 3D सबसेल क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात 3D में वैकेंट ऑर्बिटल है, 4s भी क्या है मेरे पास? वैकेंट ऑर्बिटल है, और 4p भी क्या है मेरे पास? वैकेंट ऑर्बिटल। तो लॉट ऑफ मेनी ऑर्बिटल आर वैकेंट। तो इसके पास काफी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो भी आप सेंट्रल एटम लेते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे सेंट्रल एटम में मैंने मान लिया कि अगर सपोज को इलेक्ट्रॉन देना है 3D सबसेल में। ओके, तो ये क्या करेगा? अपना जो कार्बन अपना लॉन पेयर है जहाँ पे 2s में लॉन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल आयंस को प्रोवाइड कर देगा। इट इज सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इट इज सिग्मा आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसको क्या कहेंगे? सिग्मा आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है जो अपना लॉन पेयर देगा मेटल आयंस को। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेटल आयंस को इलेक्ट्रॉन्स दिया तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे चला गया, इसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इसके। ओके, अपना लॉन पेयर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? D आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। तो ये क्या बनाता है? पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब सिग्मा बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसने देखा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 क्या हो जाएगा?
6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसके लिए। अब वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो होगा क्या, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, अपना जो लॉन पेयर है यहाँ पे, ये सब लॉन पेयर के फॉर्म में ऑर्बिटल के पास, तो जो मेटल आयंस अपने पास है, मेटल आयंस, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। गॉट इट। तो पहले क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और देन क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड। तो उसको क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। दैट टाइप्स बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या कहा इसको, बैक बॉन्डिंग, इसको कहा जाता है बैक बॉन्डिंग, या क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो याद रखना, इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो पहले क्या किया, मेटल आयंस ने क्या किया, इस लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया एज अ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में। अब जो मेटल आयंस के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने पास रिटर्न किसको दिया, इसने वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल लिगेंड को रिटर्न दिया। तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। गॉट इट। तो अब इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं जो मेटल आयंस के थ्रू प्रोवाइड हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, लिगेंड आयंस डोनेट इट्स लॉन पेयर टू मेटल आयंस बाय सिग्मा बॉन्ड। ओके, उसके बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, मेटल आयंस डोनेट इट्स लॉन पेयर एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू CO लिगेंड। तो जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इंटर कहाँ करेंगे, अपन उसको देखते हैं। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए CO में, वो किस ऑर्बिटल में इंटर करेंगे। तो इसका MOT डायग्राम बना लो। क्या बनाना है इसका, MOT डायग्राम। तो इसका MOT डायग्राम बना लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका MOT डायग्राम बनाओ। 1 क्या रखा आपने, कार्बन को, 1 क्या रखा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल क्या बनने वाला है, इसमें 1s का ऑर्बिटल, इधर क्या बन जाएगा, 2s का ऑर्बिटल, और इधर क्या बन जाएगा आपके पास, 2p ऑर्बिटल। सिमिलर केस में यहाँ पे ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, 1s, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2s, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, इट इज 2p ऑर्बिटल। गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, 1s2, 2 इसमें क्या आ जाएंगे, 1 2, यहाँ पे क्या रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या रहेंगे 1 2 3, और क्या आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑक्यूपाइड। अब ये कैसे बनाएगा, पहला क्या बनाएगा, बॉन्डिंग, और क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, जिसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसको क्या कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा जाता है। दिस इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। व्हाट इज, और ये क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अपन देखेंगे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में किसका एनर्जी ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग इज हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो अब मुझे बताओ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में विच ऑर्बिटल है मोर वैल्यू ऑफ एनर्जी, किसका एनर्जी ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है। गॉट इट। अब सिमिलर केस में भी यहाँ पे देखो, यहाँ अगर 2 ऑर्बिटल है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, और यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे क्या है सिग्मा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब p के पास क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 14 है। अगर 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तो चेंजेस होता ऑर्बिटल्स में। ऐसे MOT डायग्राम बनता है इसके लिए, देखो MOT डायग्राम कैसे बनता है इसमें, देखो सभी को याद है MOT डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके लिए। चलो अब देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। अगर सपोज ये क्या बनाएगा सिग्मा, तो ये क्या बनाएगा पाई, ये भी क्या बनाएगा पाई। तो ऑलवेज क्या बनता है 1 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग रहते हैं पाई बॉन्ड बनाएंगे। चलो इस ऑर्बिटल को मैंने नाम दे दिया px, इसको नाम किया दिया मैंने px ऑर्बिटल, इसको नाम किया दिया मैंने py ऑर्बिटल, इसको नाम किया दिया pz ऑर्बिटल। अब सिमिलर केस में इसको भी नाम किया दिया मैंने px ऑर्बिटल, इसको नाम किया दिया मैंने py ऑर्बिटल, इसको नाम किया दिया pz। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो x ऑर्बिटल है वो क्या बना रहा है, सिग्मा बना रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसके क्या रहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, इसका एनर्जी लो रहेगा पाई बॉन्ड का। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2 पाई py ऑर्बिटल, इधर क्या आ जाएगा 2 पाई z ऑर्बिटल, इधर क्या आ जाएगा 2 सिग्मा px ऑर्बिटल। तो ये क्या है, सारे के सारे बॉन्डिंग वाले हैं। क्लियर है। अब बॉन्डिंग वाले हैं सिग्मा, ये बॉन्डिंग, अब इसका एंटी बॉन्डिंग बना दो। तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास 2 पाई स्टार, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई स्टार py ऑर्बिटल, इधर क्या हो जाएगा
टू पाई स्टार, इधर क्या हो जाएगा pz ऑर्बिटल, इधर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार टू px ऑर्बिटल की बात करेंगे। गॉट इट। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास क्या है, बॉन्डिंग इसका क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का क्या बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएंगे। गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, कितने इलेक्ट्रॉन से 2 प्लस ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6। तो पहले क्या हो जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड रहेंगे, सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे। फिर क्या करेंगे पेयरिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 प्लस 2 6। फिर क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑक्यूपाइड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6, यहाँ पे कितने हो गए 4 प्लस 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। गॉट इट। तो जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। इसको क्या कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। गॉट इट। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करो, ये कितने हैं 2, ये कितने हो गया 2 बॉन्डिंग के, ये 2 बॉन्डिंग के, 2 बॉन्डिंग के, तो कितना हो गया 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आ जाएंगे 2 इसके आ जाएंगे, 2 इसके 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है चेक करो, 2 इसके और 2 कितने हैं 4, 4 इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 6 बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है अभी 3 प्रेजेंट है बॉन्ड ऑर्डर CO मॉलिक्यूल्स का। अब जैसे ही जो मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, कहाँ इंटर करेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं वो कहाँ इंटर कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO। किसमें इंटर कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन इंटर इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ पाई स्टार py में इंटर करेंगे, पाई स्टार 2p क्या बन जाएगा z में इंटर करेंगे। तो याद रखना पाई स्टार py और पाई स्टार pz में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे। व्हाट इज, तो अब बॉन्ड ऑर्डर पहले कितना था CO मॉलिक्यूल्स का 3 था। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आने से एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो अब क्या हो जाएंगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10, एंटी बॉन्डिंग 6 डिवाइड बाय 2। तो क्या मिलेगा आपके पास 2 प्लस 2 4, ये क्या आ जाएगा 5 6। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6, तो क्या मिलेगा 4 बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे पहले 3 बॉन्ड ऑर्डर था CO का, अब क्या हो जाएगा 2 होगा। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकल रहा है इससे आपके पास, तो इससे आपके पास जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस। ओके, जो CO लिगेंड है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है डिक्रीजेस। पहले कितना था बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अब 3 से कितना हो गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो सेकेंड याद रखना जो CO लिगेंड है, CO लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। तो याद रखना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में रिलेशन क्या होता है इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीजेस की बात करेंगे। गॉट इट। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीजेस, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो देखो अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सपोज मान के चलो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे का डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट, ध्यान समझो। अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा नहीं। देखो एक सिंगल बॉन्ड था, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, मतलब यहाँ पे जो भी इफेक्ट होगा उसका रिवर्स इफेक्ट यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है डिक्रीज, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड था, अब इसने इलेक्ट्रॉन देने से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो जो मेटल कार्बन है, ये तो हो गया कंक्लूजन फर्स्ट हो गया ए कंक्लूजन। अब बी कंक्लूजन में देखेंगे मेटल और लिगेंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं मेटल और लिगेंड के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मेटल CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है। देखो इस बॉन्ड ऑर्डर की जब बात कर रहा हूँ MC बॉन्ड ऑर्डर, तो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो रहा है इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो रहा है इंक्रीजेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, मेटल और कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है इंक्रीजेस। ओके, अगर मैं इसके बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीजेस, तो इसका रिवर्स हो रहा है। देखो
लिगेंड जो अपने पास है लिगेंड, तो लिगेंड में तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बट इसका रिवर्स इफेक्ट मेटल कार्बन के बीच में होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसका रिवर्स इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। सपोज यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीजेस की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इंक्रीजेस। क्लियर है? और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। तो गॉट इट? तो आपको याद रखना कंक्लूजन, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग जो मेटल कार्बोनिल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या डिक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और जो मेटल कार्बन है उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस की बात करेंगे। गॉट इट? चलो, ये तो कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि बैक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। चलो, अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज मेटल आयंस को लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ओके, मान लो ये CO लिगेंड है। अब CO लिगेंड को एक मेटल आयंस आया, इसने कहा मुझ पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड ने कहा निगेटिव चार्ज है, और थर्ड ने कहा मैं न्यूट्रल हूँ। तो इसको जल्दी इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? देखो, अगर मैंने कहा कि मेटल आयंस में पॉजिटिव चार्ज है, एक में मेटल आयंस में निगेटिव चार्ज है, कि मेटल आयंस न्यूट्रल है, तो इस कंडीशन में जो कार्बोनिल है, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल लिगेंड। ओके, तो जो कार्बोनिल लिगेंड है उसको जल्दी इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? सिंपल सी बात है कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि मोर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब सेकंड केस में कौन देगा, न्यूट्रल, और थर्ड केस में कौन देगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्लियर है? सपोज मान लो कोई कॉम्प्लेक्स लिया मैंने CO, इस पे क्या है मेरे पास होल 4, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया मैंने Fe, यहाँ पे क्या लिया, CO, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज COCF4 लिखा, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये प्लस एन चार्ज प्रेजेंट है। तो अब इसको जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा मेटल पे, जो निगेटिव चार्ज है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मेटल आयंस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल आयंस पे डिपेंड करेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, इट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, या इसको कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। इसको क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयंस। निगेटिव चार्ज पे ज्यादा रहेगा, फिर क्या रहेगा, न्यूट्रल, और फिर क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की बात करेंगे। तो याद रखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयंस। अगर निगेटिव चार्ज जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर न्यूट्रल की बात करेंगे, और फिर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। गॉट इट? तो याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग की जब बात करेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में रहेगी, निगेटिव चार्ज में। अब निगेटिव चार्ज का मतलब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है CO लिगेंड का, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बॉन्ड लॉन्ग तो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये सबसे पहले बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो ये आपको कंक्लूजन पूछे जाते हैं। गॉट इट? चलो, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जितना लार्जर साइज मेटल है, जितना एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। गॉट इट? सिंपल सी बात है, अगर स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी। लार्जर साइज मेटल आयंस है या एक्सेस निगेटिव चार्ज, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथ बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इसके बॉन्ड ऑर्डर को जल्दी से डिक्रीज कर देगा, बॉन्डिंग को इंक्रीज कर देगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलो, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अपन उसकी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, इसमें एक एग्जांपल लिखो। अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नीट और जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन वो डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। नीट और जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, coordination compounds, arrange the following coordination compounds in decreasing order of CO bond length, sorry, increasing order of CO bond length। क्या पूछा आपसे, increasing order of CO bond length। किसकी बात करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO bond length। तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO bond length का ऑर्डर क्या होगा। गॉट इट? चलो,
तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने पास लिखे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे Fe लिखा है, इधर क्या होगा H2O, इधर अपने पास क्या है CO लिगेंड, सॉरी मेटल कार्बन होना चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज दिया -2। सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया अपने पास Fe, इधर क्या दिया मैंने CO लिगेंड, इस पे क्या है कोऑर्डिनेशन पे +2 चार्ज है। और थर्ड में मेरे पास लिखा है FeCO, यहाँ पे 6 है, उस पे क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, नो चार्जेस प्रेजेंट, ठीक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए। तो अब मुझे बताओ कि जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो निगेटिव चार्ज है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट कंपाउंड में, उसके बाद क्या आ जाएगा थर्ड कंपाउंड, और सेकंड में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में सेकंड कंपाउंड, क्योंकि बिकॉज इट अपीयर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे वीक रहेगी, सबसे लेस किस में रहेगी, सेकंड कंपाउंड में। तो याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग डिपेंड करेगा निगेटिव चार्ज पे, तो निगेटिव चार्ज है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इन द अबव क्वेश्चन, सेकंड में लिखा आपसे, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन पूछा है इन द अबव क्वेश्चन, क्या पूछा आपसे इन द अबव क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो CO बॉन्ड ऑर्डर किस में रहेगा कम, किस में ज्यादा रहेगा, ये आपसे पूछा है CO बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है अपने पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज होगा उतनी जल्दी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका रिवर्स इफेक्ट हमेशा ही अपोजिट होता है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या था आपके पास, इसमें बॉन्ड लेंथ पूछा था, इसमें क्या था पूछा था बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ तो इसमें सबसे ज्यादा रहेगी। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी इसी में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये क्या है निगेटिव चार्ज लिगेंड है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें भी सेम आएगा 1, 3 और 2, क्या आ जाएगा 1, 3 और 2, ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बट अगर बॉन्ड लेंथ पूछा होता तो रिवर्स हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में मेटल कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, MCO लिगेंड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, मेटल कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। अगर मेटल कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ पूछा होता, क्या पूछा होता है, बॉन्ड लेंथ, ओके। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, इसका मतलब इसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, 3 और फिर क्या आ जाएगा 1। तो याद रखना बॉन्ड ऑर्डर का रिवर्स क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। तो याद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे जितना बॉन्ड और डिक्रीज होगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ पे कम हो जाएगी, बस इतना से याद रखना है। और जल्दी कौन देगा, जो निगेटिव चार्ज या लार्जर साइज मेटल है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्लियर है। तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे आते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, क्लियर है। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ कंसेप्ट देखेंगे। व्हाट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज, चलो और इसके भी साइड और अपन देखेंगे व्हाट इज मेटल कार्बोनिल में अपन देखेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल विच कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, क्लियर है। अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे विच कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा मेटल कार्बोनिल में। चलो आपको बताना है स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, इसमें Ni दिया है फर्स्ट में, इधर क्या लिखा है CO4, क्लियर है। सेकेंड में आपके पास जो दिया है पहला Cr, इधर क्या दिया आपके पास Cr CO6, ये कॉम्प्लेक्स दिया है। और थर्ड में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो क्या दिया, वैनेडियम CO6 गिवन है, ओके। तो आपको बताना है विच कार्बोनिल कंपाउंड भी मोर स्टेबल, ठीक है। आपको बताना है विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी स्टेबल एंड विच इज अनस्टेबल, तो आपको बताना है विच इज अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा, ये आपको बताना है। विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल स्टेबल एंड विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। चलो तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी जब भी पूछा जाता है मेटल कार्बोनिल में, तो आपको एक रूल याद रखना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपने पढ़ा है क्या, देखो इसको ध्यान से देखो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसको क्या कहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहा जाता है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है इन मेटल कार्बोनिल, व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है।
तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो मेटल आयंस प्रेजेंट है, इट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन मेटल कार्बोनिल। किसकी बात करेंगे? इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको देखना है हाउ टू कैलकुलेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल क्या अपने पास, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, प्लस क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड टू मेटल आयंस, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड टू मेटल आयंस, लिगेंड टू मेटल आयंस की बात करेंगे, गॉट इट। तो यहाँ पे याद रखना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड टू मेटल आयंस। इसको ऐड करने पर 18 आ रहा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। चलो इसको देखते हैं अभी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, फी का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, 3d8, और इधर क्या आ जाएगा 4s2। तो आउटर मोस्ट का मतलब है आपको डी और एस दोनों से सबसेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। किसको काउंट करना है, डी और एस सबसेल दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। ऑलवेज डी ब्लॉक में क्या देखेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो कितने हो जाएंगे, 8 + 2 कितना हो गया 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो 1 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना प्रोवाइड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 कोऑर्डिनेशन में कितना प्रोवाइड करेगा, 8। तो ये कितना हो गया 18। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 18 आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इट विल बी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। चलो अब सेकंड पे आ जाओ, CrCO6 की बात करेंगे तो इसमें काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 0 है, सॉरी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्फिगरेशन क्या मिलने वाला है क्रोमियम का 3d5, इधर क्या मिलेगा 4s1, 3d5 4s1। अगेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जो एस के इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एस के इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट, तो यहाँ पे 10 बन गए थे, वैसे यहाँ पे भी क्या बन जाएंगे 5 7 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और 1 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितना हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 नहीं 6 है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 18, 12 प्लस कितना हो गया आपके पास, तो यह आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो दिस विल बी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ये भी क्या बन चुका है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, गॉट इट। अब इसकी बात करेंगे वैनेडियम CO6 की बात करेंगे। तो वैनेडियम क्या आ जाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो कितना आ जाएगा 23। तो क्या मिलेगा 3d3 और क्या मिलेगा 4s2 इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। तो वैनेडियम में अपन देखेंगे 3d3 और क्या आ जाएगा 4s2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगेन क्या हो जाएगा 0, तो इसका क्या आ जाएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर, गॉट इट। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3d3 और क्या आ जाएगा 4s2। तब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो, कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। 3 + 2 क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड टू सेंट्रल एटम कितना हो गया 12। तो ये कितना हो गया 12 प्लस ये क्या होगा 17, दैट मीन्स क्या होगा अनस्टेबल। तो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। तो आपको चेक कर सकते हैं विच कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल एंड विच कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग, क्लियर है। चलो ये तो हो गया अपने पास मेटल कार्बोनिल के ऊपर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स, सॉरी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे, तो मैंने डिस्कस बता ही दिया था आपको। चलो तो याद रखना कि जो भी मेटल कार्बोनिल है उसमें 18 रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। 18 वैल्यू आ रहा है तो स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या रहेगा अनस्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं दे रहा हूँ। सपोज मान लो मैंने कोई कंपाउंड लिया Mn2, क्या लिया मैंने Mn2, इधर क्या हो जाएगा CO10, क्लियर है। इधर क्या लिया Mn2, इधर क्या लिया मैंने CO10।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो इधर क्या आ जाएगा Mn मेटल, इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास Mn मेटल, गॉट इट। अब यहाँ पे आपके पास एक CO लिगेंड को अटैच कर दो, 10 CO अटैच करना है, एक CO को यहाँ अटैच कर दिया, एक CO को यहाँ अटैच कर दिया, एक CO को यहाँ अटैच कर दिया, 1 CO को यहाँ पे, तो कितने हो गए CO 1 2 3 4 5। अब सिमिलर केस में यहाँ पे भी CO को अटैच कर देंगे, 1 CO को यहाँ अटैच कर दो, 1 CO को, ये क्या हो जाएगा 1 CO को, ये क्या हो जाएगा 1 CO को, क्लियर है। अब चलो चेक करते हैं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं इसको, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, तो देखो Mn के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है 3d 5 और 4s2, यही बनेगा Mn के लिए। एटॉमिक नंबर कितना है Mn का 25, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे इसमें d में 3d 5 और क्या आ जाएगा 4s2, गॉट इट। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कॉजेस कर दो, कितना आ जाएगा ये अपने पास जो आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 7, क्लियर है। यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 7 आ चुके हैं, 5 + 2 7। अब मुझे यहाँ पे देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल एटम, तो कितने हैं अपने पास, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ये प्रोवाइड कर रहा है लिगेंड, और एक इलेक्ट्रॉन मेटल आयंस के बीच में तो कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल, क्लियर है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं 5 लिगेंड, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये प्रोवाइड करेगा, और एक बॉन्ड किसके बीच है मेटल आयन के बीच बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इसका पार्टिसिपेट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस क्या होगा दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल बनेगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय भी आप बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया जाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो देखो यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 रूल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17 + 1 18, तो याद रखना वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 लिगेंड ने 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए, और एक मेटल बॉन्ड है तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन 8 कर देंगे, अगर 3 मेटल है तो 3 इलेक्ट्रॉन 8 करेंगे, जितने मेटल बॉन्ड रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको 8 करना है, उसके अकॉर्डिंग 18 रूल को सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करेंगे। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये क्या बन जाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। चलो अब छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ओके। तो होमोलेप्टिक का मतलब क्या है, ऑल लिगेंड आर सेम नेचर, अगर कोई मेटल आयंस लिया यहाँ पे सारे लिगेंड सेम है, जैसे वाटर 6 लिया तो क्या होगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऑल लिगेंड सेम है। मेटल में आपने अमोनिया लिया तो क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम लिगेंड है। आपने कोई मेटल लिया इसमें अगर आपने Cl6 लिया तो क्या हो जाएगा, इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट लिगेंड का कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। H2O कितना लिया आपने 3, यहाँ पे अमोनिया कितना लिया 3 लिया, तो ये क्या बन जाएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिगेंड, तो क्या हो जाएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, होमोलेप्टिक मतलब सेम लिगेंड से बना है, हेटेरोलेप्टिक मतलब क्या होगा डिफरेंट लिगेंड की बात करेंगे, क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ऊपर पूछे जाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कैसे चेक करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, स्टेबिलिटी के लिए अपन क्या देखते हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन क्या देखेंगे, चिलेटिंग लिगेंड, अगर चिलेटिंग लिगेंड है, इफ चिलेटिंग लिगेंड इज प्रेजेंट, अगर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल की बात करेंगे, तो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। अगर चिलेटिंग लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा मोर स्टेबल। अब चिलेटिंग में बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, जैसे मैंने GLY लिखा है, इधर लिखा ऑक्सिलेटो लिखा है, इधर इथाइलिन डायमिन लिखा है, तो बताओ विच इज मोर चिलेटिंग रिंग। और एक में EDTA लिखा है, एक में क्या लिखा है मैंने EDTA लिखा है, तो यहाँ पे क्या बनाता है 5 मेंबर रिंग बनाता है, ये कितना बनाता है 5 मेंबर रिंग, ये कितना बनाता है 3 मेंबर रिंग, ये क्या बनाता है 2 मेंबर, ये क्या बनाता है 3 मेंबर रिंग बनाता है, गॉट इट। तो जितने ज्यादा मेंबर की रिंग बनाएगा उतना क्या रहेगा मोर चिलेटिंग लिगेंड। तो स्टेबिलिटी अपन देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सब में सेम ले लिया मैंने 6, तो स्टेबल ज्यादा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा EDTA, उसके बाद क्या बनाएगा इथाइलिन डायमिन। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इथाइलिन डायमिन क्या है मोर चिलेटिंग रिंग एज कंपेयर टू ग्लाइसिनेटो, दोनों 3 मेंबर बना रहे हैं, बट ये क्या होगा मोर चिलेटिंग, इसमें इंक्लूड करेंगे इथाइलिन डायमाइंस को। चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं
कि मान के चलो आपको पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, गॉट इट। क्या पूछा है आपसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, पहले अपन चेक करते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स दिया मैंने Fe, इधर क्या लिया EDT है, ठीक है। इस हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें भी 6 हो गया क्योंकि इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड है। चलो अब सेकंड में अपन देखेंगे कि सपोज यहाँ पे Fe लिखा, इधर क्या लिखा, इथाइलिन डायमीन होल थ्राइस, ओके, होल थ्राइस। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा है GLY, इधर क्या लिया है GLY होल थ्राइस, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसके लिए बायडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये भी क्या है, बायडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये थर्ड एग्जांपल लिया मैंने। और फोर्थ एग्जांपल सपोज मैंने लिया Fe, यहाँ पे लिया Fe और यहाँ क्या लिया ऑक्सलेटो होल थ्राइस। तो अब आपको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सब में 6 है, ओके। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी ज़्यादा रहेगी उतना मोर स्टेबल मानते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सब में सेम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से तो अपन बता नहीं सकते कि विच इज मोर स्टेबल लेस स्टेबल। अब चिलेटिंग लिगेंड देखें तो देखो 1 सबसे ज़्यादा चिलेटिंग है, EDT है। उसके बाद क्या बनाएगा आपके पास GLY, तो इथाइलिन डायमीन, तो क्या बन जाएगा सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा अपना GLY थर्ड, तो थर्ड आएगा, थर्ड के बाद क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो याद रखना जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड रहेगा, मतलब लार्जर साइज होना चाहिए, मोर लार्जर साइज रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। जिसको लार्जर साइज रिंग जितना ज़्यादा बनाएगा उतना क्या रहेगा, मोर स्टेबल चिलेटिंग लिगेंड की बात करेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आएगा वो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 ये आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए ऑर्डर, ओके। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। चलो अब लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर है। आपको याद रखना मोर चिलेटिंग रिंग मोर स्टेबिलिटी, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट अपन कंसेप्ट देखेंगे, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। मान लो कोई लिगेंड है, मेटल आयन ने लिगेंड के साथ अटैच होके Ml मेटल लिगेंड बना दिया। फॉर्मेशन को कहा मैंने स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1, इसका वैल्यू दे दिया 2 दे दिया सपोज। अब जो Ml लिगेंड है, अगेन लिगेंड से रिएक्शन करके ये क्या बना रहा है, Ml2 बना रहा है। क्या बना रहा है, Ml2। तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या मान लिया, इसका डिसोनेंस कांस्टेंट